नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज की जो कहानी है वो रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड इसलिए कि जब भी मैं लाइव आता हूँ तो आप लोगों का वो बार बार स्टिंकर्स बार बार वो हार्ट वगैरह के जो बीच बीच में आ जाते हैं, लाइक्स वगैरह आ जाते हैं। उसकी वजह से जो कहानी का जो फ्लो होता है उसमें थोड़ा सा ब्रेकेज आ जाता है, थोड़ा सा इंटरप्शन आ जाता है। जो पहली कहानी मैंने बनाई थी उससे मोटिवेट होकर ये मेरी दूसरी कोशिश है, क्योंकि उस कहानी को जो कि मैंने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन होने की कहानी विस्थापित होने के लेके बनाया था, उसको काफ़ी लोगों ने देखा, मोटिवेट किया, लाइक किया। तो फिर मैंने सोचा कि एक और सच्चाई जिससे अभी आज की पीढ़ी, क्योंकि ये जो घटना घटी थी करीब 20 साल पहले की है, आज की पीढ़ी इस घटना की इस हकीकत से रूबरू नहीं है तो उसको रूबरू कराया जाए, उसकी जो जड़ें हैं उसको खोदा जाए, उसको लोगों को बताया जाए कि आखिर हुआ क्या था। कहानी पे आते हैं। कहानी कुछ ऐसे है कि अगर हम पाकिस्तान की आज़ादी के बाद अगर पाकिस्तान ने जितने ब्लंडर्स किए हैं, अगर उसमें से 10 बड़े जो ब्लंडर्स हैं उनको निकालें और उनको सीक्वेंस में लगाएं, तो जो पाकिस्तान ने जो कारगिल का जो ब्लंडर किया था वो कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे नंबर पे जरूर आ जाता है। इतना बड़ा ब्लंडर था कारगिल का। 1998 और 99 के बाद की जो कहानी है, कहानी सुनाने से पहले जो इसकी जो मेन जड़ें हैं वो 1980 के दशक में आसपास जाती हैं। पाकिस्तान के ऊपर जियाउल हक का शासन था और 80 से पहले तक सियाचिन की इम्पोर्टेंस को ना इधर इंडिया ने न तो पाकिस्तान ने पहचाना था। इवन 1972 के शिमला समझौते में भी सियाचिन की ग्लेशियर का कोई जिक्र नहीं किया गया था। कोई भी इस तरह की बात नहीं की गई थी कि दोनों देशों की सीमा रेखाएं कहाँ कहाँ होगी इस ग्लेशियर पे। मतलब एक 1980 से पहले तक जो ये सियाचिन था वो बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। बट जियाउल हक जो थे एक बड़े स्ट्रांग स्ट्रेटजी मेकर थे, वो काफ़ी हद तक दूरदृष्टि वाले थे। पहली बार उन्होंने इस सियाचिन की इम्पोर्टेंस को समझा और उस पर अपना हक जताना शुरू किया। इसी बीच एक घटना घटती है कि 1984 के आसपास में जर्मनी से एक माउंटेनिंग करने वाला जो ग्रुप है जो इंडिया में आता है, और उस एरिया के जो मिलिट्री के जो हेड है उनको, इंडिया के जो मिलिट्री हेड है उनको जो मैप दिखाते हैं, और जो मैप दिखाया जाता है तो उस मैप में जो है सियाचिन को पाकिस्तान के नक्शे में दिखाया जाता है। ये जो मैप उन्होंने देखा, इंडिया के जो तत्कालीन सीईओ वगैरह थे, तो उनके रोए खड़े हुए कि ये क्या है। फिर उन्होंने आगे ब्रीफिंग किया, पीएमओ वगैरह में अपने चीफ आर्मी स्टाफ को किया। तो आर्मी चीफ ने उनको ऑर्डर दिया कि ऐसा है कि आप वहाँ पे जाइए और ग्लेशियर पे हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ पे थोड़ा देखिए कि पाकिस्तानी सेना की सेलिंग हो रही है। तो ये वहाँ पे गए, वहाँ पे चेक करने के लिए, बट उन्होंने देखा कि वहाँ तो सिर्फ एक जर्जर रेगिस्तान, वो भी रेगिस्तान बर्फ़ का, जिसके अंदर ज़िंदगी की कोई उम्मीद ही नहीं है। -20, 25, 30, -50 डिग्री तक का टेम्परेचर। वो आके बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट जियाउल हक ने जो सोच फ्लोरिश की थी सियाचिन को लेकर के, सियाचिन का इम्पोर्टेंस ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सियाचिन के एक तरफ चाइना है, अक्साई चीन, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। मतलब सियाचिन की हाइट को जिसने स्ट्रेटजिकली ऑक्युपाई कर लिया, उसका चाइना के ऊपर भी नज़र होगा और उसका इधर पाकिस्तान के ऊपर भी नज़र होगा। ये इम्पोर्टेंस था उसका, और इसको जियाउल हक ने समझ लिया था। जो आर्मी के चीफ थे उस समय की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंडिया की श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ब्रीफिंग किए, और उन्होंने बोला कि हमें सियाचिन को जल्द से जल्द कब्जे में लेना पड़ेगा, और इसके लिए हमें ये जैकेट्स, ये बूट्स, ये ग्लासेस, ये ग्लव्स वगैरह की ज़रूरत है, मतलब जो सेफ्टी गियर्स वगैरह की ज़रूरत है। इसके लिए हमें विदेश के किसी इस तरह के कपड़े वगैरह बनाने वाली कंपनी को जल्द से जल्द कांटेक्ट करना पड़ेगा, और हमें वहाँ से इस तरह के ड्रेस मंगाना पड़ेगा, ताकि वहाँ में ग्लेशियर के ऊपर जो सियाचिन के ग्लेशियर के ऊपर जो हैवी एवलांचेज हो रहे हैं,
हेलिस्टॉर्म्स हो रहे हैं, बर्फ़ के तूफान चल रहे हैं, हमारे सैनिक वहाँ पे उसको झेल सके। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने उस समय जर्मनी के एक वेंडर को हायर किया, फैक्ट्री में बात की कि कम से कम 1000 ट्रूप्स के लिए इस तरह की जो ड्रेसेस की ज़रूरत है वो बना दे। बट जो इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ गए थे, ये देख करके सरप्राइज आ गए कि जिस ड्रेस की बात, जिस ग्लव्स, जिस बूट्स, जिस ग्लासेस, जिस कपड़े की बात ऑलरेडी हम कर रहे हैं, उससे पहले तो पाकिस्तान ने वहाँ पे 1000 लोगों के लिए आर्डर दे रखा है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो मैप में पाकिस्तान वो क्लेम कर रहा था, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो सही है। लेकिन अपने रसूख का, अपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का फ़ायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से पहले ही वो ड्रेस मंगा लिए और ऑपरेशन मेघदूत के अंदर 1984 में इंडिया की सेना ने सियाचिन की पहाड़ियों पे अपना पूरा ऑल इन ऑल प्रभाव जमा दिया, उसको अपने पास कर लिया। अब ये टीस जो थी जियाउल हक को बहुत थी, और जियाउल हक इसको पाकिस्तान में किसी को बताया भी नहीं, वो शांत रहे, ही रिमेन मम, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी बेइज्जती होगी इसको लेकर के। बट उनके दिमाग में एक बात थी कि कहीं ना कहीं हमें इसको लेबल करना है, हमें भारत से इसका बदला जरूर लेना है। बस वो मौके की फिराक में थे। कहते हैं कि उसी बीच जो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है, वो जियाउल हक के पास गए और उन्होंने बोला कि सर हमारे पास एक प्लान है और उस प्लान से हम भारत को घुटने टेका देंगे। तो उन्होंने बोला कि बताइए क्या प्लान है। तो उन्होंने बोला कि जिस तरह के विंटर के मौसम में भारत रात के अंधेरे में हमसे धोखा करके, हमें चीटिंग करके ग्लेशियर को ले लिया सियाचिन के, वैसे ही विंटर के मौसम में जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो एलओसी कारगिल छोड़ देते हैं, और जब वो विंटर में छोड़ के चले जाएंगे तो हम धीरे से वहाँ पे अपने सिपाही भेज के एलओसी को ऑक्युपाई कर लेंगे। और जब एलओसी ऑक्युपाई कर लेंगे तो एलओसी के एक तरफ, कारगिल के एक तरफ सियाचिन है, करीब 10 किलोमीटर का डिफरेंस, और उसके बीच में वो NH1 नेशनल हाईवे 1 जो कि सियाचिन को कश्मीर से और लेह लद्दाख को कश्मीर से जुड़ता है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और वहाँ हाइट पे हमारी सेना रहेगी, उसके बाद NH1 को हम टोटली डिस्टर्ब कर देंगे और सप्लाई इन काट देंगे इंडिया के। इस सिचुएशन में आपकी जो बार्गेनिंग चीफ है इंडिया के साथ बराबरी की हो जाएगी, बल्कि आपकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जो सैनिक हैं उनकी जो ज़रूरत है उनको कैटर नहीं इंडिया कर पाएगा, उनका टोटली लेह लद्दाख से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चूँकि जियाउल हक एक बड़े ही समझदार थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे, स्ट्रेटजी मेकर थे, उन्होंने डीजीएमओ से 1-2 सवाल पूछे कि ये बताओ कि अगर हम ये कर लेते हैं तो हिंदुस्तान क्या कर सकता है, क्या हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे वार कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो डीजीएमओ साहब ने कहा कि हाँ जी सर, वो तो कर सकता है, क्योंकि जब हम कारगिल ले लेंगे, एलओसी ऑक्युपाई कर लेंगे 10 किलोमीटर अंदर जाके, तो कहीं ना कहीं दुनिया में तो एक खबर चली जाएगी ना कि इंडिया में इस तरह से हरकत हो गई है, इंडिया हार चुका है जंग। तो जब बौखलावे इंडिया ये कर सकता है, मतलब वो अटैक कर सकता है, और क्या कर सकता है। तो उसने बोला कि कश्मीर में इधर उधर चावंडे वगैरह पे वो अटैक कर सकता है, जो हमारा वहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है उसको इफेक्ट कर सकता है। तो जियाउल हक साहब ने कहा कि यू आर इडियट, ऑलरेडी हम एक फ्रंट में बिजी हैं अफगानिस्तान में रूस के साथ, और दूसरा फ्रंट हम खोल नहीं सकते हैं। प्लान अच्छा है बट इस समय के लिए अच्छा नहीं है। वो आते हैं 1998 में, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। कहा जाता है कि उस समय जो आर्मी चीफ क्यानी थे, उसके साथ नवाज शरीफ के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, हमेशा रिश्तों में खटास रही थी। और इसका प्रूफ भी कई बार देखने को मिला था जब नवाज शरीफ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किए थे, उनके बारे में अपशब्द बोले थे। जाहिर सी बात, एक आर्मी चीफ के लिए बात अच्छी नहीं थी, और उनसे नाराज होकर के आर्मी चीफ क्यानी ने उस समय रिजाइन कर दिया था।
मंथ अक्टूबर साल 1998। पिक्चर में एंट्री होती है परवेज़ मुशर्रफ की। कैनी के बाद उनको पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया जाता है। आर्मी चीफ बनाए जाने से पहले जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे वो इन्हीं सियाचिन के पहाड़ियों में पाकिस्तान की एक सेना के हिस्से को वो कमांड कर रहे थे, वहाँ की कमांडर थे। और वहाँ कमांडर रहते हुए उन्होंने कई बार कोशिश की कि जिस सियाचिन को हिंदुस्तान ने हमसे ले लिया है उसको हम फिर से पाकिस्तान में ला दें। और कई बार इन्होंने गुरिल्ला वार किया, कई बार छिपके वार किया, बट जितनी बार हुई इसने कोशिश किया वहाँ पे हमारी सेना ने इनको वहाँ से थपड़े मार के वापस भेज दिया था। चूँकि एक ये वतनप्रस्त सैनिक थे, हमारी सेना ने जो इनको वहाँ से मार के खदेड़ा था तो वो चोट सिर्फ इनके जिस्म पे नहीं लगी थी, कहीं ना कहीं वो चोट इसके परवेज़ मुशर्रफ साहब के दिमाग पे लग गई थी। और कुछ हद तक ये भी लोग कहते हैं कि जो कारगिल का जो प्लान है, इस प्लान का जो पूरा जो ड्राफ्ट था इसने इन्हीं वादियों में बैठ के बना लिया था। पाकिस्तान के साथ एक ये भी समस्या रही है कि पाकिस्तान ने कभी अपने इतिहास से कुछ सीखा नहीं है। अगर इतिहास से कुछ सीखा नहीं, इसका मतलब ये है कि 1965 में पाकिस्तान में एक जगह है मरी के अंदर एक 12 डिवीज़न आर्मी की, जिसको लीड कर रहे थे, कमांडर थे उस समय अयूब खान। उस समय भी उन्होंने 2-3 लोगों के साथ मिल करके एक प्लान बना दिया, और प्लान कुछ जो भी बनाया उसमें किसी को शामिल नहीं किया, टोटली वो हाईली सीक्रेट प्लान था। और इतिहास गवाह है कि 1965 में क्या हुआ, किस तरह से उनको अपने घुटने टेकने पड़े थे और लाहौर भी बचाना उनके लिए मुश्किल पड़ गया था, और सशर्त हिंदुस्तान के सामने उन्होंने अपने हार स्वीकार करी। तो ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। 2018 से पहले तक पाकिस्तान में कारगिल वार को लेकर के कोई सीरियस मजनून नहीं रहे हैं, कोई सीरियस बुक्स वगैरह नहीं लिखी गई हैं। 2-3 बुक्स हैं जो मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं, और कुछ सिविलियंस ने भी मिलिट्री के लिए लिखा है, और उन्होंने बताया है कि जो स्ट्रेटजी थी, जो ऑपरेशन कारगिल था, वो क्वाइट करेक्ट था। जाहिर सी बात है कुछ कवर अप जॉब भी हुआ था उस समय, करना ही पड़ता है। लेकिन 2018 में पाकिस्तान की एक जानी मानी जर्नलिस्ट है नसीम जहरा, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक बुक लॉन्च की, पब्लिश किया, जिस बुक का नाम था फ्रॉम कारगिल टू द कू, द इवेंट दैट शुक द पाकिस्तान। ये वो बुक है जिसमें सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ का परत दर परत उन्होंने डिस्क्लोज किया है, हर बात। क्योंकि इस किताब में जो भी उन्होंने डायलॉग्स वगैरह लिखे हुए, जो भी उन्होंने रेफरेंसेस लिया है, वो टोटली उस समय के जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, मिनिस्टर्स थे, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, जितने भी बड़े ऑफिसर्स थे, सबसे इंटरव्यू किया उन्होंने 1998 और 2018 के बीच में, 99 के बाद, और उन्होंने ये बुक्स लिखी। ये जो मैं स्टोरी टेलिंग आपको कारगिल वार की बता रहा हूँ, मैंने उसी किताब को पढ़ा है, थारो। और जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ इसमें 100% सच है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसका जो टोटली रेफरेंस है वो उसी किताब से लिया है मैंने। अब आ जाते हैं, फरवरी का महीना था, ये भारत और पाकिस्तान में बस डिप्लोमेसी चल रही थी। माननीय प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बस के द्वारा वाघा बॉर्डर के थ्रू वो लाहौर गए थे, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति वगैरह के लेकर के समझौते हुए थे। मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस समय मुज़ाकरात के डगर पे थे। मतलब एक संधि हुई कि कभी हम बॉर्डर पे फायर नहीं करेंगे, सैन्य कार्रवाई नहीं करी जाएगी। कारगिल को लेके कुछ बात संधि हुई थी। लेकिन जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, प्रेसिडेंट आर्मी चीफ बनाए जाने से पहले ही जो इन्होंने सियाचिन की वादी में जो ये प्लान बना लिया था, इस प्लान में इन्होंने 3 लोगों को और शामिल किया था, और जिसको पाकिस्तान के इतिहास में गैंग ऑफ 4 के नाम से जाना जाता है। मतलब
एक तो खुद ही जनरल परवेज मुशर्रफ, जो दूसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़ खान, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ उस समय थे, जो तीसरे थे मोहम्मद अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल 10 कोर कमांडर के थे, और चौथे थे ब्रिगेडियर जावेद हसन, जो कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के हेड थे। ये पहले एक्स एम्बेसडर टू यूएसए भी रह चुके हमारे पाकिस्तान के लिए। तो ये बिग फोर हैं जिन्होंने पूरी पाकिस्तान के लिए जो कारगिल वार की जो प्लानिंग की थी, पूरी पृष्ठभूमि इन्हीं लोगों ने बनाया था। ये बिग फोर पूरे उस प्लान के इम्प्लीमेंटर थे और प्लानर भी थे। जनवरी के महीने में परवेज मुशर्रफ साहब को कुछ सुनाई दिया था कि जो सीमा पे जो है हिंदुस्तान की तरफ से कुछ सेलिंग हो रही है। तो उनको डर था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मतलब सियाचिन तो ले लिया, कुछ और भी वो लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने ब्रिगेडियर जावेद हसन को, चूँकि उस समय वहाँ के वो कमांडर थे, तो उनको भेजा कि जाइए देखिए। जावेद साहब ने जब उधर एग्जामिन किया, जब वो गए वहाँ पर देखे तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, वहाँ तो कोई नहीं था। मतलब दूर दूर तक उनको लगा कि कोई रास्ता खुलता होगा, आगे बढ़े, कुछ नहीं था। वापस आए और उन्होंने परवेज मुशर्रफ को बताया कि ऐसा ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है। परवेज मुशर्रफ ने जनवरी में ही करीब करीब ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 200 सैनिकों को डाइवर्ट करके स्कर्दू और गिरगिट से ये यहाँ पे एलओसी के पास ले आए। चूँकि ये इनकी ट्रेनिंग भी वैसे रहती है क्योंकि उस एरिया में ऑलरेडी ये डिप्लॉयड है, उसके हिसाब से इनकी एडॉप्टेबिलिटी भी होती है। वहाँ पे ले आए। चूँकि ये प्लान टोटली सीक्रेट रखा गया था, तो उन्होंने इन सैनिकों को मुजाहिदीन का रूप दे दिया। मुजाहिदीन अगर मैं बात करूं तो मुजाहिदीन से आप समझिए कि पाकिस्तान की लैंग्वेज में मुजाहिदीन का मतलब है फ्रीडम फाइटर। और जो पाकिस्तान की सेना अपने मुल्क के लिए करती है, यही काम ये लोग भी करते हैं। ये जो मुजाहिदीन है कम्प्लीटली स्टेट स्पॉन्सर्ड है पाकिस्तान के लिए, भले पाकिस्तान इसको मना करे, बट हकीकत दुनिया जानती है कि कम्प्लीटली इनका जो स्पॉन्सर, इनकी जो फंडी है, जो इनका स्पॉन्सरशिप है, वो पाकिस्तान खुद ही करता है। लेकिन इन द गाइज ऑफ मुजाहिदीन उन 200 लड़ाकों को परवेज मुशर्रफ ने डाइवर्ट करके बैग पैक दिया, उनको ड्राई फूड दिया, ड्राई राशन दिया, और उनको बोल दिया कि जो आप जाइए एलओसी पे, और वहाँ पे कम से कम जो इनिशियल प्लान था इनका 10 इंडिया के जो पोस्ट हैं आपको ऑक्युपाई कर लेना है। हुआ क्या कि इनको 2 महीने लग गए क्रिप क्रॉलिंग करते हुए, स्लोली ये पहाड़ों पे चढ़ते हुए। करीब मार्च के महीने में वहाँ पे पहुँचे और इन्होंने देखा कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़े, कुछ नहीं। तो एक पोस्ट उन्होंने लिया, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते जब वहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा था, मतलब कारगिल से लेकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, मतलब उस 200-300 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में इनको कोई इंडियन मूवमेंट दिखाई नहीं दिया। तो इन्होंने पीछे से रीइंफोर्समेंट मांगना चालू किया और परवेज मुशर्रफ ने धीरे धीरे करीब 4 से 5 हज़ार अपने सिपाहियों को वहाँ पे भेज दिया और वो वहाँ पे जाकर के हिंदुस्तान की 140 पोस्ट को ऑक्युपाई कर ली, स्ट्रेटजिकली उस हाइट को ऑक्युपाई कर लिए। यहाँ तक जो परवेज मुशर्रफ का प्लान था वो नथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रिलियंट, मतलब टोटली ब्रिलियंट प्लान था, क्योंकि वो जैसे सोच रहे थे वैसे, क्योंकि प्लानिंग इनकी अधूरी थी, मतलब ऑन द हुक फर्सिस था। जैसे जैसे मतलब ऑपरेशन बढ़ रहा था वैसे वैसे प्लान चेंज होते जा रहे थे। इन्होंने जनवरी में यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कर दिया था और वो लोग वहाँ पे जाके बैठ गए थे बंकर बना के। करीब करीब मई का फर्स्ट वीक है या 2-3 तारीख की बात है, कारगिल का गारकून गांव, और गारकून गांव के अंदर तासी नामदयाल नाम का एक शेफर्ड
जो कि उस समय 12-13 हज़ार में एक याक खरीदा था, जो कि ऑब्वियसली 20 साल पहले अगर बात करें तो बहुत महंगा होगा। उससे बहुत लगाव था उसको। एक दिन वो याक शाम को वापस घर नहीं आता है घाटियों से घूम के, वैली से। तो उसको ढूंढते हुए वो काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर वो हार के एक जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ता है, और जब वो उस चोटी पे देखता है तो दूसरे पहाड़ी पे देखता है कि यार यहाँ पे तो कुछ पाकिस्तानी हैं, मिलिट्री हैं, प्रॉपर पाकिस्तानी ड्रेस में है। वो वहाँ से उतरा और भागते भागते जो करीब की सबसे पोस्ट थे इंडियन आर्मी का, वो वहाँ पे जाया और उसने बताया। जाहिर सी बात है कि कोई भी मिलिट्री, कोई भी सैनिक सीमा पे गांव के जो मुखबिरी होती है उसको लाइटली नहीं लेते हैं। तो उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए जो सीओ थे उन्होंने हेलीकॉप्टर से वहाँ पे एग्जामिन किया, बट तब तक जो पाकिस्तानी सिपाही थे, जो सैनिक थे, उन्होंने बंकर में घुस गए थे, छिप गए थे, तो कुछ पता नहीं चला, कुछ मूवमेंट नहीं चला। फिर भी उनको रिकन्फर्म करना था तो ये 4-5 सिपाहियों को भेजते कि जाओ देखो क्या होता है। बट होता क्या है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है इन हिंदुस्तान के 5 सिपाहियों को शॉट डेड कर देते, उधर ही मार देते हैं। अब ये बात तो खुल जाती है। जैसे ये घटना होती है तो हिंदुस्तान क्या करता है कि अपनी हैवी सेलिंग वहाँ पे बढ़ा देता है और काफ़ी मात्रा में वहाँ पे सिपाही डिप्लॉय किए जाते हैं, आर्मी आती है और दोनों तरफ से वार हो जाता है। चूँकि पाकिस्तानी ऊपर बैठे हुए थे तो उनको उसका बेनिफिट मिल रहा था, और बेनिफिट इसलिए था कि उनको ऊपर से बस मारना था, और जो हिंदुस्तान की जो आर्मी थी उसको ऊपर कीप क्राउल करके उनके पास जो उन्होंने ऑलरेडी हमारे पोस्ट को ले लिया था उसको रीऑक्युपाई करना था। तो उस समय के जो हमारे सैन्य प्रमुख वीपी मलिक साहब थे, उनकी किताब में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान के एक सिपाही को कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान के करीब 25-26 सिपाही भी कम पड़ रहे थे। ये सिचुएशन थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो कन्फ्रंटेशन चल रहा था। तो अब कैजुअलिटी बढ़ने लगी, लोग मारे जाने लगे। कैजुअलिटी से जो पाकिस्तानी आर्मी से जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे थे हिंदुस्तान के आर्मी को, उससे क्लियरली प्रूफ हो गया कि ये तो पाकिस्तान की मिलिट्री है, जो कि पाकिस्तान बार बार पीछे क्लेम कर रहा था कि हमारे मिलिट्री नहीं है, ये हमारे रेगुलर्स नहीं हैं, ये मुजाहिदीन हैं और इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बार बार ये बोल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा था वैसे वैसे मतलब क्लियर हो रहा था कि हिंदुस्तान भी प्रेस रिलीज करके इस चीज़ को बताया कि ये जो पाकिस्तान ने किया वो ठीक नहीं किया है, और कारगिल के अंदर जो वार चल रही है कोई मुजाहिदीन वगैरह नहीं है, ये कम्प्लीटली ये लोग पाकिस्तान के रेगुलर्स आर्मी के लोग हैं जो कि इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में हुआ था उस समय। फिर मई जब सर पे चढ़ गया था, 15-16 मई की बात है ये, जब नवाज शरीफ के ऊपर चौतरदिश फोर साइड से मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्रेशर बनने लगा। इधर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी उनसे बार बार प्रेशर देने लगे कि आप क्लियर तो करिए कि ये मुजाहिदीन है कि सैनिक है, कितने मुजाहिदीन है या कितने सैनिक है, क्लियर बताने के लिए। जब ये प्रेशर चारों तरफ से जब नवाज शरीफ के ऊपर पड़ा तो उन्होंने इस्लामाबाद से 8-10 किलोमीटर दूर एक ओजरी कैंप है जो ISI का हेडक्वार्टर है, सेना को बुलाया ब्रीफिंग करने के लिए कि है क्या, क्या चल रहा है, क्या मतलब। ये फर्स्ट टाइम था जो कारगिल वार के जो कंपोजर थे, जो प्लानर थे और जो इम्प्लीमेंटर थे वो, और जो पाकिस्तान की तरफ से जो मिनिस्टर्स थे वो, उनके बीच फर्स्ट टाइम इंटरफेस होता है। इसमें आर्मी की तरफ से ये गैंग ऑफ 4, परवेज मुशर्रफ, अजीज़, मोहम्मद, जावेद, उस समय पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO जिनको बोलते हैं वो थे तौकीर जिया, और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस जो थे जनरल एहसान थे, ये भी आते हैं। DGISPR डायरेक्टर जनरल इंटर स्टेट पब्लिक रिलेशन जो कि पाकिस्तान आर्मी के लिए मीडिया का काम करती है, वो भी वहाँ आते हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से खुद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर सरताज अजीज़, ISI के हेड भट्ट साहब, जितने भी उस समय के जो तर्जुमान थे
वो वहाँ पे आते हैं। उनमें एक और भी थे, डिफेंस सेक्रेटरी इफ्तिकार अली खान, कश्मीरी अफेयर्स के मिनिस्टर माजिद मलिक भी थे उस समय। ये सारे लोग आए और ब्रीफिंग करने के लिए बोला गया। तो जो डीजीएमओ थे वो आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग कर रहे थे, और तौकीर जिया ने जो ब्रीफिंग स्टार्ट की उन्होंने ऐसे कहा था कि डियर प्राइम मिनिस्टर, वी वुड लाइक टू अपग्रेड यू ऑन आवर फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर। ये कह के उन्होंने अपना ब्रीफिंग स्टार्ट किया था, और उन्होंने बोला था कि जो ये कारगिल का जो वार है ये एक 5 फेजेड प्लान है। उस ब्रीफिंग में बड़ा रिडिकुलस है कि कैसे 2-3 लोग मिलकर के, 4 लोग मिलकर के पाकिस्तान के वजीर आजम को कैसे बेवकूफ़ बना दिया, और वही सारी चीज़ें उनको बताए जो खुद बताना चाहते थे। उस तरह से उनको कन्विंस कर लिया, उनके दिमाग में वही सारी चीज़ें सेट कर दिए। तो डीजीएमओ ने अपने ब्रीफिंग प्लान को आगे बढ़ाते हुए ये बोला कि ये 5 फेज हमारा प्लान है। पहला प्लान हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं बात कर रहा था उस नक्शे की। यहाँ तो ओजरी कैंप में जो ब्रीफिंग की जा रही थी जिस नक्शे के ऊपर, उस नक्शे पे कोई लाइन ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं था, कोई भी डिमार्केशन। नॉर्मली जब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इस तरह का ओरिएंटेशन किया जाता है जिस पे प्रेजेंटेशन और मैप पे, तो क्लियरली वहाँ पे डिमार्केशन लाइन होती है अलग अलग देश की सीमाओं का, कि यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे चाइना होगा यहाँ पे। बट इस तरह की कोई भी लाइन नहीं थी। जो प्रेजेंटेशन हो रहा था उस मैप पे सिर्फ और सिर्फ कुछ साइन के थ्रू हो रहे थे, कुछ सिंबल के थ्रू हो रहे थे, और वो ऐसे बताया जा रहे थे कि ये हमारे मुजाहिदीन का स्टेटस है, ये एलओसी है। बस ऐसे ही समझा दिया गया मोटा मोटी, मतलब पूरा घाल मेल बना दिया वहाँ पे। उन्होंने बोला कि जो हमारा 5 फेज प्लान है उसमें एक प्लान तो कंप्लीट हो गया है कि हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे स्ट्रेटजिक हाइट ले चुके हैं, और स्ट्रेटजिक हाइट लेने के बाद उन्होंने जो NH1 है, नेशनल हाईवे 1, उसको टोटली डिस्टर्ब कर दिया है। जो NH1 सियाचिन को, लेह लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है, वहाँ पे उसकी सप्लाई भी जाती है इंडिया की, तो वो तो हमने वहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया है टोटली। और इस फेज प्लान फेज जो 5 फेज इनका प्लान था उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बोला कि इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो इंडिया हेल्ड कश्मीर है वो 3 हिस्से में है। एक तो जम्मू कश्मीर, जम्मू, दूसरा कश्मीर, पीर पांजाल टू वैली कश्मीर, और जो तीसरा है वो लेह लद्दाख है। जो जम्मू में हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से से जो एंट्री पॉइंट है वो है मनिहाल पास, उसको बोलते हैं, और कश्मीर में जो एंट्री है वो है जोजिला पास है। तो अपने प्लान के दूसरे स्टेज पे उन्होंने बताया कि हम दूसरे स्टेज में क्या करें कि भारी मात्रा में मुजाहिदीन को इन्फिल्ट्रेट कर देंगे जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में और लेह लद्दाख में। इससे क्या होगा कि हिंदुस्तान अपने ट्रूप्स को कश्मीर से मूव करेगी इधर के लिए, जम्मू के लिए और लेह लद्दाख के लिए। इस सिचुएशन में ये उसका दूसरा प्लान था। तीसरे स्टेज पे उन्होंने बताया कि जब यहाँ से मिलिट्री इंडिया मूव कर देगी तो हम क्या करें कि और भारी मात्रा में मुजाहिदीन को कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कर देंगे, वहाँ पे इंसर्जेंसी बढ़ाएंगे, कत्लेआम मचा देंगे, खून खराबा कर देंगे, कश्मीर वल्नरेबल हो जाएगा। फिर चौथे स्टेज में उन्होंने ये बताया कि जब कश्मीर वल्नरेबल हो जाएगा तो इंडिया क्या करेगा कि इंगेज हो जाएगी उसकी पूरी आर्मी, कश्मीर में इंगेज हो जाएगी उसकी आर्मी, उधर जम्मू में, उधर लेह लद्दाख में, और ऑलरेडी हम यहाँ पे तो उनको LOC पे इंगेज कर ही रखे हैं। इस सिचुएशन में हम और भारी मात्रा में क्या करेंगे कि मुजाहिदीन को इन्फिल्ट्रेट करेंगे, और ये जो जोजिला पास है और जो मनिहाल पास है इसको ब्लॉक कर देंगे। इस तरह से जो कश्मीर है हिंदुस्तान के रेस्ट ऑफ पार्ट से कट हो जाएगा और पूरी तरह से हम उसको ऑक्युपाई कर लेंगे। 5वें स्टेज में उन्होंने ये बताया था कि जब हम ये पूरी तरह से कश्मीर पे अपना होल्ड बना लेंगे तो फिर हिंदुस्तान जो है घुटने पे आ जाएगा, और
उस सिचुएशन में मैं आपकी जो है प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बोला कि मियां नवाज शरीफ सर के आपकी जो बार्गेनिंग चिप काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और फिर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, घाटी की बात करेंगे, सियाचिन की बात करेंगे और आप चूँकि ये विन विन सिचुएशन होगी तो हिंदुस्तान को घुटने पे टेकना पड़ेगा और उसको आपकी शर्तों को मानना पड़ेगा, वहाँ से उनको निकलना पड़ेगा, कश्मीर हमारा हो जाएगा। ये उसने 5 फेज का प्लान बताया था। ये जो प्लान बताया जा रहा था तो नवाज शरीफ खुद कुछ ऐसे सवाल नहीं पूछे जो कि उनको पूछना चाहिए था, काफ़ी लीनियर रहे। लगता ये भी है कि अगर नसीम जहरा मैडम की जो बुक है उसको अगर कुछ बातों को ध्यान में है तो मैं बता दूं कि उनका ये मकसद था कि हमने इस युद्ध से अचीव क्या किया, मतलब जो ये मुजाहिदीनों का जो वार चल रहा था उससे हमें अचीव क्या किया है। उनका फोकस इस पे था न कि इस पे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी इस मीटिंग में 3 ऐसे लोग थे जिनको ये बात बिल्कुल खटक गई थी कि कोई मुजाहिदीन उनको लग गया था। एक तो जो फॉरेन मिनिस्टर सरताज अजीज़ थे, क्वाइट थारो जेंटिलमैन, ये बात उनको खटक तो गई थी बट उन्होंने कोई ऐसा रफ क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि वो जेंटिलमैन सीधा साधा आदमी। उन्होंने बस 1-2 सवाल पूछे कि कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान के ऊपर कोई इस तरह की बात ना हो जाए। दूसरी बात उन्होंने नवाज शरीफ से पूछा था कि क्या वो उस जो लाहौर में जो अभी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है पीस के लेकर उसके खिलाफ नहीं है, इज इट नॉट कंट्रेरी टू दैट लाहौर डॉक्यूमेंटेशन। तो नवाज शरीफ का जवाब था कि मियाँ कश्मीर को सिर्फ पेपर वर्क से नहीं जीता जा सकता है, ये उन्होंने बोला था। जो दूसरा जो डाउट हुआ था उसमें जो कश्मीरी अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे माजिद मलिक, उनको इस बात का खटक लग गई थी। तो माजिद मलिक ने 2-3 सवाल पूछे थे। माजिद मलिक ने पहले सवाल पूछा था कि जब NH1 को ही हमें जब डिस्टर्ब करना था तो फिर इतनी स्ट्रेटजिकल हाइट लेने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि NH1 तो बहुत पास में है। और दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा था कि इतने एडवर्स मौसम में, इतने सिचुएशन में हम जो आप लोग बोल रहे हैं बार बार कि इसमें कोई मिलिट्री का पार्ट नहीं है, सिर्फ हम बैकएंड से सप्लाई दे रहे हैं मुजाहिदीन को, तो क्या इतने एडवर्स सिचुएशन में सप्लाई, लॉजिस्टिक सप्लाई वगैरह देना आसान है, मुश्किल काम है। जो मुजीब ने जो सवाल पूछे थे उससे परवेज़ मुशर्रफ को लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। तो तीसरे जो व्यक्ति थे जिनको इस बात का बहुत डाउट हो गया था वो थे डिफेंस सेक्रेटरी इफ्तिकार अली खान, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो शांत रहे। जब परवेज़ मुशर्रफ को लगा कि यहाँ पे प्लान जो है वो गड़बड़ हो गया है तो उन्होंने अजीज़ खान को बोला फ्लैटरिंग करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ की बताया जाता है कि इसमें काफ़ी मीन साइकोफेंसी, काफ़ी फ्लैटरिंग की गई थी, बुरी तरह से फ्लैटरिंग की गई थी। और फ्लैटरिंग का लेवल ये था कि अजीज़ ने उनसे बोला कि मियाँ जिस तरह से कायदे आज़म को पाकिस्तान की मुल्क याद करती है, मुस्लिम लीग को याद करते हैं, वैसे ही आपका नाम भी पाकिस्तान के इतिहास में सुनहरे हर्फ में लिखा जाएगा, क्योंकि आपके कार्यकाल के दौरान ही जो मैटर है वो सॉल्व हो गया है। ये बात उस समय बोला गया था। आपका जो नाम है पाकिस्तान के इतिहास में फातेह कश्मीर के नाम से याद किया जाएगा। जिन्ना के बाद आप भी कायदे आज़म की तरह से रहेंगे। नॉर्मल सीधे सी बात है, वो खुश हो गए भैया। और परवेज़ मुशर्रफ की साइकोलॉजी स्टडी भी बड़ी अच्छी थी, वो दूसरों की साइकोलॉजी बड़ा अच्छे से पढ़ते थे। वो जब चीफ बने तो उसी समय इन्होंने समझ लिया कि ये जो मियाँ जी हैं नवाज शरीफ हैं ये बड़े सॉफ्ट दिल के हैं, ये टोटल वेलवेट हार्टेड मैन है। तो ये सुनकर काफ़ी खुश हो गए नवाज शरीफ। और जब मीटिंग ख़त्म हुई तो एक शख्स थे उस मीटिंग में जो उनकी गाड़ी का पीछा किया, और रात के 9 बजे का समय था। जब लिफ्ट में ये नवाज शरीफ चढ़ रहे थे तो
उन्होंने रोका कि सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो सख्त डिफेंस सेक्रेटरी इफ्तिकार अली खान जो मीटिंग में कुछ बोले नहीं थे, उन्होंने बोला कि सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बोला क्या है बताइए। तो उन्होंने बोला कि सर ये जो आपको बार बार ये बोल रहे हैं कि ये मुजाहिदीन वगैरह नहीं है, ये हमारे रेगुलर्स हैं, ये मिलिट्री के लोग हैं। तो बोला कैसे। तो सर वो जो आपने मैप देखा उस पर तो कुछ था ही नहीं, वो जो लाइनें बता रहे हैं वो जो मतलब सिचुएशन बता रहे हैं हमारे मुजाहिदीनों का, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार की है। पहली बार उन्होंने ये भी बोला कि मतलब आपने सुना नहीं कैसे कि हमने वहाँ पे 140 बंकर ले लिए हैं, हमने 140 पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिए हैं। ये कहाँ, ये मुजाहिदीनों के बस की बात है, ये तो हमारे मिलिट्री के लोग ही कर सकते हैं। पहली बार वो दौर था जब मियां नवाज शरीफ का दिमाग सनका और उन्होंने बोला कि सुबह एक और ब्रीफिंग होगी। उस ब्रीफिंग में किसी मिलिट्री के व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था, किसी भी डिफेंस पर्सनल को नहीं इनवाइट किया गया, सिर्फ और सिर्फ 3-4 लोग थे उस मीटिंग में। खुद नवाज शरीफ थे, इफ्तिकार अली खान थे, सरताज अजीज़ थे, माजिद मलिक थे जो कश्मीर मामलों के मिनिस्टर थे, और उस समय के जो सूचना मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे वो थे। तो उस मीटिंग में जो इफ्तिकार अली ने ब्रीफिंग की, उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि ये जो हम क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे मुजाहिदीन है, कोई मुजाहिदीन नहीं है। और उन्हें एक एक चीज़ समझा दिया था कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है। जब पूरी तरह से नवाज शरीफ ने वो मीटिंग आश्वस्त हो ली तो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को फ़ोन किया और बुलाया वहाँ पे। कहते हैं कि 25-30 मिनट के अंदर मुशर्रफ साहब वहाँ पे आ गए। जब मुशर्रफ साहब आए तो उनके सामने बैठे नवाज शरीफ थे और नवाज शरीफ ने एक ही सवाल पूछा, हैव यू क्रॉस्ड द बॉर्डर। तो मुशर्रफ ने बोला यस। अब तो वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। बड़ी जो वहाँ का जो तासीर था, जो ये था कि एक दूसरे में बड़ी खलिश हो गई कि यार इसने क्या कर दिया, किस फ्रंट पे हमें ला दिया। फिर उन्होंने बोला कि आपने बताया क्यों नहीं कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये हमारा प्लान बहुत छोटा था, हमने जैसे जैसे प्लान बढ़ा तो हमने सोचा नहीं कि आपको इन्वॉल्व करें, तो ये हम अपने स्तर से देख रहे थे। कहते हैं कि उस मीटिंग में जब ये पूरी डिस्कशन हो गई तो नवाज शरीफ ने बाकी के मिनिस्टर्स से बोला कि चूँकि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सरकार का हिस्सा है तो हम मुशर्रफ का साथ देंगे। लेकिन बहुत से मिनिस्टर्स ऐसे भी थे जिनको जो इस बात से एग्री नहीं थे। अब तो ये कंफर्म ही हो गया पाकिस्तान के साइड से कि हमारे रेगुलर्स हैं, मुस्लिम सैनिक हैं हमारे। ये भी कहा जाता है कि उस समय के जो लेफ्टिनेंट जनरल गुलजार थे जो अफ़गानिस्तान वगैरह के मंत्री या अफ़गानिस्तान के मुद्दों के मिनिस्टर थे, यहाँ पे मुद्दे बहुत हैं पाकिस्तान के अंदर, मतलब हर जगह गली गली में। तो उन्होंने नवाज शरीफ को बोला कि मियाँ ये जो है ना, ये जो ब्लंडर उतना ही बड़ा है जितना हिमालय बड़ा है। ब्लंडर ऑफ हिमालय प्रोपोर्शन, उसका एग्जैक्ट वर्ड था। तो चूँकि वो ऑल आउट वार चल रहा था दोनों तरफ से, तो एक ये भी दौर था कि क्या उस समय नवाज शरीफ साहब इस युद्ध को कॉल ऑफ कर सकते थे, रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे। लेकिन जो मुझे लगता है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होने के नाते इस स्टेज पे युद्ध को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत गुस्सा था, नफरत था कि उसने कैसे हमें बैक स्टैब कर दिया है, तो हमें इसका बदला लेना। और हिंदुस्तान कहते हैं कि हमारे जनरल जो आर्मी चीफ थे उस समय के, वो क्लेम किए थे कि करीब 2 लाख मिलिट्री को इंडिया ने वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया था। वहाँ पे हिंदुस्तान हैवी बोफोर्स गन्स ले आया, वही गन जिसने कारगिल की पहाड़ी की चोटियों को उधेड़ उधेड़ के फेंक दिया था। ये तो पाकिस्तान ने कभी एज्यूम किया ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकता है। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि परवेज़ मुशर्रफ के हाथ से जब ये बात आगे बढ़ने लगी, उनके हाथ से जब बात निकलने लगी, रेत फिसलने लगी, तो जो ओझरी में ब्रीफिंग कराई गई थी उनका मकसद यही था कि इस ब्रीफिंग के दौरान जो ये हमारा ऑपरेशन है इसको पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रंग दे दिया जाए।
और इसमें काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी रहे थे। उस ब्रीफिंग का एक और मकसद था जो तौकीर जिया ने वहाँ पे ब्रीफ किया था। उन्होंने ये भी बोला था कि जो घाटी में हमारा जिहाद चल रहा है, इस ऑपरेशन से उस जिहाद को और टेम्पो मिलेगा, टेम्पो हाई हो जाएगा। तो वो भी सेट हो गया। ये उन्होंने उनको बताया था कि इस ऑपरेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले थे। और उन्होंने ये भी ऐड किया था कि ये हमारे टोटल सैनिक जीवन के एक्सपीरियंस को अगर मिला के देखें तो पाकिस्तान इस युद्ध को जीतने जा रहा है। ये बात छूट गई थी पीछे, जो ब्रीफिंग हुई थी ओजरी में, जो पहली ब्रीफिंग की गई थी, वो बताना मैं भूल गया था। अब दोनों तरफ से ये ऑल आउट वार जारी है, लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें सेना की, तो इतने सैनिक उनके मारे जाने लगे, उनके वीर जो नवजुवक सिपाही थे मारे जाने लगे। और हिंदुस्तान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सेना ने अपने शवों को लेने से मना कर दिया। जाहिर सी बात है, 100 ले जाते तो काउंटिंग बढ़ती है और फिर और उनकी जिल्लत होती है। जो इस वार की जो स्ट्रेटजी थी, उसके 4 एजम्पशन थे जो कि उसी ब्रीफिंग में बताए गए थे, जो कि टोटली मेरे हिसाब से फ्लॉड थे। जो एजम्पशन, जो प्रिजम्पशन उन्होंने बनाया था, जो 4, वो टोटली फ्लॉड एजम्पशन थे। उसमें पहला उन्होंने एजम्पशन ये तैयार किया था कि जो पाकिस्तानी मुजाहिदीनों ने जो स्ट्रेटजिक हाइट और ऑक्युपाई कर ली, वो टोटली अवैध है, उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। दूसरा उन्होंने ये सोचा था कि इंडिया जो है उस तरह से रिटेलिएट नहीं करेगी जिस तरह से वो सोच रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 17,000 फीट पे बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए हैं। इंडिया के पास उतनी वो नहीं है, करेज नहीं है, वो इस सिचुएशन में नहीं है कि अभी इस तरह की सीरियस एफर्ट करेगी इस एरिया को रीगेन करने के लिए। तीसरे जो उन्होंने एजम्पशन ये किया था कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से हो सकता है कि प्रेशर बनेगा, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कश्मीर जो है, पहली बात तो हम लोग छिपा लिए कि ये मुजाहिदीन है, सैनिक तो है ही नहीं, एजम्पशन यही था। और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको ये कह के साइड में कर देगी कि चूँकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक बायलैटरल मामला है, तो इसलिए दोनों मिलकर इसको। चौथा एजम्पशन था उनका ये था कि चूँकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक फाइनेंशियल क्रंच के दौर से गुजर रहा है, तो मिलिट्री जो अपने रिसोर्सेज के बेसिस पे लड़ाई लड़ेगी, इसमें पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर से कोई सपोर्ट नहीं माना। ये 4 उनके एजम्पशन थे। पहला एजम्पशन जो उन्होंने ये दिया कि ये कारगिल की जो हाइट है अवैध है, वो गलत थी, ये टोटली फ्रॉड था। इसलिए कि बोफोर्स ने क्या किया वो आपको पता ही होगा, पहाड़ी की चोटियों को उधेड़ के फेंक दिया। दूसरा एजम्पशन उन्होंने ये किया था कि हिंदुस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा, बट हुआ क्या कि हिंदुस्तान ने इस तरह से रिटेलिएट किया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अगर बात की जाए तो ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें हिंदुस्तान ने सबसे ज़्यादा गोले बरसाए। 2.5 लाख गोले दागे गए, लगभग 5,000 के आसपास बम गिराए गए, करीब 7,500 मोर्टार तोपों का यूज़ हुआ उसमें। और ये भी कहते हैं कि हर 3 से 4 मिनट पे फायरिंग होती थी। तो इस लेवल का हिंदुस्तान ने वहाँ पे रिटेलिएट किया, तो उनका दूसरा एजम्पशन भी गलत हो गया। और तीसरा एजम्पशन कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे, बट वो भी गलत हो गया, क्योंकि अमेरिका ने डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट ले लिया और जो उसका जो मुख्तसर दोस्त था चाइना, उसका सपोर्ट नहीं किया इसमें। तीसरी चीज़ ये कि फाइनेंशियली पाकिस्तान को मिलिट्री अपने आप ये काम कर लेगी, फाइनेंस मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट वो भी गलत होगा, क्योंकि बाद में तो पता ही चल गया कि टोटली मतलब कंबाइंड रूप से अभी ये मतलब जब ये राज खुल गए तो फिर सरकार को तो डायरेक्टली इन्वॉल्व करना पड़ा, उसमें बहुत लॉसेस हुए। ये है इसमें। तो जो एजम्पशन थे उनके फ्रॉड थे, फेल
हर एजम्पशन के खिलाफ भारत ने वो कर दिया जो कि उम्मीद नहीं थी उनको। यहाँ पे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो जो इसकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, जैसे अगर राज की बात करें या आईबी की बात करें, आईबी जो इनसाइड कंट्री और राज जो है आउटसाइड कंट्री, या मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इनके भी पावर के ऊपर बड़ा संदेह हो गया कि क्या 4 से 5 महीने तक हमारा दुश्मन मुल्क कैसे अपने सैनिकों को कीप ट्रैवलिंग करके एलओसी और कारगिल की हाइट तक ले आया और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी। उसके बाद ये भी एक मुद्दा बना जब कारगिल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, तो उसमें इसको लेकर भी डिस्कस किया गया था। पाकिस्तान मानने से मना कर रहा था हर फ्रंट पे कि हमारे लोग हैं, बिल्कुल मना कर रहा था। बट 4 जून की बात है, रिपब्लिक ऑफ चाइना में परवेज मुशर्रफ एक स्टेट विजिट पे थे, शाम का समय था। इधर जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू में बैठे अजीज़ खान ने उनको फ़ोन किया और फ़ोन पे उन्होंने बोला कि होटल के कमरा नंबर इतने में मेरे से मुझे कनेक्ट किया जाए, जिस कमरे में मुशर्रफ साहब रुके थे। जब वहाँ पे दोनों लोगों में बात हुई तो बात कुछ ऐसे थी कि हमने दुश्मन के विमान वगैरह तहस नहस कर दिए हैं, और उसके बाद उधर से मुशर्रफ साहब बोलते हैं वेरी गुड, फाइन, गुड जॉब। क्या इसके बाद वहाँ पे दुश्मन की सेलिंग कम हुई है? तो इधर से बोलते हैं हाँ, वहाँ पे अब सेलिंग कम देखी गई है, हमारे लड़के अच्छे कर रहे हैं। तो जो डिस्कशन हुआ था ये कई बार लंबी लंबी बातें हुई थी, और ये तो क्लियर हो गया था कि मतलब उस डिस्कशन से कि ये पाकिस्तान के रेगुलर्स आर्मी के लोग थे। कहते हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान का जो हेल्प किया उसने मोसाद ने किया, जो इजराइल की जो एजेंसी है। मोसाद ने इनकी जो डिस्कशन थी, जो फ़ोन पे जो बातें हुई थी, उसको टेप कर लिया था और उसने फिर इंडिया को दे दिया। जब इंडिया के पास ये आ गया तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने मियाँ को फ़ोन किया कि मियाँ साहब, एक तरफ तो आप प्यार मोहब्बत दोस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप पीछे से खंजर मारते हैं, ये आपने ठीक नहीं किया। हमारे साथ कोई है, लीजिए थोड़ा सा बात कर लीजिए। कहते हैं कि जो वो फ़ोन दूसरे व्यक्ति को दिए थे, दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि हरदिल अजीज़ दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार ने सिर्फ इतना ही नवाज शरीफ को फ़ोन पे कहा कि मियाँ, ये जो आपने हरकत की है इससे हिंदुस्तान में रह रहे लाखों करोड़ों मुस्लिमों को बड़े ही संदेह की नज़र से देखा जाएगा और उनके लिए हिंदुस्तान में जीना मुश्किल हो जाएगा, ये आपने बहुत गलत कर दिया, दिलीप कुमार ने बोला था। अब चूंकि ये ऑल आउट वार चल रहा था, दोनों तरफ से काफ़ी कैजुअलिटीज़ वगैरह हो रहे थे, हिंदुस्तान सीज फायर के मूड में था ही नहीं। जो बीपी मलिक साहब हैं, बीपी मलिक साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जब ये युद्ध अपने पूरे चरम पे था तो अब पाकिस्तान अपनी दुहाई लेकर के अलग मुल्कों में गया। इसके पहले ये भी एक बात बताना भूल गया था कि जब हिंदुस्तान को कंफर्म हो गया कि ये तो पाकिस्तान के मिलिट्रीज हैं, तो हिंदुस्तान ने रूस, चाइना, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन में जा कर के उसकी कापियाँ दिया और बोला कि देखिए क्या हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ किया है, हमें पीछे से खंजर मारा है, हम छोड़ेंगे नहीं इस बार जो भी हो जाए। तो जो हिंदुस्तान की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी हमेशा से पाकिस्तान से बहुत स्ट्रांग रही है। तो इस डिप्लोमेसी से हिंदुस्तान ने क्या किया कि दुनिया के जो बड़े देश थे अपने तरफ ले लिया, पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। एक उसका दोस्त मुल्क चाइना, उसने भी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि चाइना ने भी उस क्लिप को सुन लिया जिसमें इस तरह की बात की गई थी। तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया था, कोई मुल्क सपोर्ट भी नहीं करता, सपोर्ट करता तो फिर एक दूसरे को बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब कहते हैं कि जब पूरी तरह से युद्ध अपने शबाब पे था तो नवाज शरीफ भागते भागते गए अमेरिका। 4 जुलाई का वो दिन था जब अमेरिका में छुट्टियां होती है, वहाँ का इंडिपेंडेंस डे होते हैं। इसके पीछे की भी एक अंडरलाइंग ट्रुथ ये है कि लोग कहते हैं कि उस युद्ध से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए उनको जो भेजा था परवेज मुशर्रफ ने भेजा था। लेकिन अगर मैं
बाद के जो इंटरव्यू और बुक्स वगैरह जो परवेज़ मुशर्रफ ने लिखी है उसको मैं रिफ़र करूँगा आपके लिए। तो उन्होंने, मुशर्रफ साहब ने ये बोला कि जो कारगिल का वार था, टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट वॉज ए ब्रिलियंट ऑपरेशन। परवेज़ मुशर्रफ साहब के खुद के वर्ड। हमारी जो दूसरे लाइन की जो सिपाही थे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जो हल्की सेना थी, वो जाकर के हिंदुस्तान का गिरेबान पकड़ ली। परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते हैं एक जीती हुई जंग हम हार गए, क्योंकि इस जंग को एक पॉलिटिकल लवादा पहना दिया गया। ये मुशर्रफ साहब ने कहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब युद्ध में काफ़ी कैजुअलिटी बढ़ रही थी, काफ़ी जान माल का नुकसान हो रहा था, तो पाकिस्तान को भाग के अमेरिका जाना पड़ा था। बिल क्लिंटन के सामने दुहाई ली। फिर बिल क्लिंटन ने अटल जी को फ़ोन किया और समझाया बुझाया। पाकिस्तान को काफ़ी फटकार बेशक लगाई कि आपको सीज फायर करना पड़ेगा, वहाँ से आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, और वो भी बिना शर्त के। फिर पाकिस्तान वहाँ से अपना विड्रॉल चालू किया। अब कहानी ऐसी भी है कि विड्रॉल के समय काफ़ी मात्रा में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए रास्ते में, क्योंकि कोई उनको बैक सपोर्ट था ही नहीं। उनकी ज़रूरतों को लोग कैटर नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ तो आपस में ही रंजिश चल रही थी, दोषारोपण था, प्रॉपरली कोई बैकएंड से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कोई प्लानिंग का प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था। फिर जैसे तैसे इस युद्ध को फिनिश किया गया। अब इस युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इस पे बात की जाए तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिलेशन था, जो कि एक अच्छे दौर में आ रहा था, धीरे धीरे वो खतरे में पड़ गया और हमेशा के लिए पाकिस्तान अपनी क्रेडिबिलिटी को खो दिया। दूसरी चीज़, जो वैली के अंदर जो जिहाद वगैरह चल रहे थे, जो उसके मुजाहिदीनों का जो मूवमेंट्स वगैरह चल रहा था, उस पे आतंकवाद का थप्पा लग गया। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये थी, इम्पोर्टेंट थी, कि जो पाकिस्तान का क्लेम था कि चाइना कश्मीर उनका है, उस क्लेम को हमेशा के लिए पाकिस्तान खो दिया। जो चौथा, जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 1998-99 के बाद अमेरिका की जो टिल्ट थी वो हिंदुस्तान के साथ हो गई। एक बीच में 9/11 के आसपास पाकिस्तान के साथ उसका थोड़ा झुकाव, बट थोड़े कम समय के लिए था। तब का दिन और आज का दिन है, अमेरिका कैसे हिंदुस्तान के साथ खड़ा है ये भी सब जानते हैं। कहते हैं कि जो बिल क्लिंटन थे वो परवेज़ मुशर्रफ से बड़े नाराज़ थे, तो उन्होंने बिल्कुल उनको बहुत फटकारा भी, बोला भी। जो पांचवा जो कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि इन चार बेवकूफ़ों के, बेवकूफ़ी अच्छे वर्ड हैं इनके लिए, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो कि ड्यूअल कैरेक्टर इनका होता है। इनका आइडेंटिटी क्राइसिस इसके अंदर होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की इनके अंदर भावना होती है। ये चार लोग मिलके कैसे एक मिस एडवेंचर किए थे, कारगिल वार, और उस मिस एडवेंचर में कितनी जानें चली गई, जो कि ऑब्वियसली किसी भी इंसान के लिए सबसे प्रेशियस थी। इनके मिस एडवेंचर्स की वजह से उनके नौजवान सिपाही मारे गए, सैनिक मारे गए, जो उनके नौजवान अधिकारी थे सेना के, वो सब मारे गए। ये है कारगिल से रिलेटेड हिंदुस्तान विजयी रहा है। इसमें जितनी भी हाइट्स को पाकिस्तान ने चोरी से पकड़ लिया था, उसको वहाँ से उतारा, मार मार के खदेड़ दिया। तो ये कहानी रही कारगिल वार की। ये मेरी दूसरी कोशिश थी। मैंने कोशिश की कि कारगिल के वार के जो अंडरलाइन ट्रुथ है उसको अनफोल्ड करूं आपके सामने। कोशिश तो किया, हो सकता है कि कोशिश में सफल ज़रूर रहा होगा। अगर कोई आपका डाउट होगा इस वार से लेकर के,
कोई संदेह है, कोई सजेशन है या कोई गलती हुई होगी मेरे से, तो उसमें ज़रूर आप कमेंट करना, उससे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।